हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉमर्शियल। स्टडी वही जहां कॉन्सेप्ट सही। कितनी अच्छी टैगलाइन है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है। सो क्लास, ये तो होता है हमारा इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं अपनी काम की बात क्या है हमारी आज? क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यवसायिक पर्यावरण। जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम व्यवसायिक पर्यावरण के अर्थ, परिभाषा, उसका क्लासिफिकेशन, ये सब हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे अपने पार्ट 2 में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके लिए आता ही आता है। ये इकोनॉमिक पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही साथ आपकी बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है, इसका नाम है नई आर्थिक नीति 1991। इसमें हम नई आर्थिक नीति के बारे में जानेंगे। तो नई आर्थिक नीति क्या है हमारी, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, नई आर्थिक नीति। तो सबसे पहले हम अपनी नई आर्थिक नीति के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो नई आर्थिक नीति थी, ये 1991 में आई। कब आई और क्यों आई और किस लिए आई और कौन लेके आया और किसकी वजह से आई, इसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले तो नई आर्थिक नीति क्यों आई। सबसे पहले इसको लाने के पीछे की क्या वजह थी। इसको हम NEP भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। ठीक है, 1991 भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो उसमें जो हमारे लखनऊ के नवाब थे, वो हार गए थे। किससे हार गए थे? ब्रिटिशियर से हार गए थे। उसके बाद जब हम हार गए थे, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, हमें अपना गुलाम बना लिया था, और अपने अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का वो यहाँ पे यूज कर रहे थे। कैसा यूज कर रहे थे? हमारी पॉलिसी वहां नहीं चल रही थी, वहां वो अपनी पॉलिसी चला रहे थे। किसमें? जिसमें वो क्या कर रहे थे, हमसे उन लोगों ने कहा कि अब आप लोग क्या करेंगे। पहले हमारा जो देश था, कृषि प्रधान देश था। हम लोग खेती ज्यादा करते थे, खेती से ही कमाते थे, खेती से ही खाते थे, और खेती से ही हमारा जो राज्य था बहुत अच्छे से चल रहा था। हमें कृषि प्रधान कहा जाता था, क्योंकि हम खेती करते करते ही अपने लिए बहुत समृद्ध हो चुके थे। इसीलिए हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। एक कहानी सुना रही हूँ बहुत शॉर्ट में, समराइज करके, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो सुनिएगा, इंटरेस्ट के साथ समझ में आएगा। तो जब वो लोग आ गए हमारे कंट्री के अंदर, तो उन्होंने हमारे ऊपर अपना राज्य चलाना जब शुरू किया, उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से हमारी इकोनॉमी को चलाया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अब आप हम हार चुके हैं, हमारे अंडर आ गए हैं, तो अब आप लोग खेती में वो फसलें नहीं उगाएंगे जिनको आप खाते हैं। जो फसलें हम कहेंगे आप वो उगाएंगे। तो वो कौन सी फसलें उगाने के लिए कहते थे? जिनको हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते थे, सिर्फ वही फसलें उगाने के लिए कहते थे। उन फसलों को उगाने नहीं देते थे जिनसे हम अपना पेट भर सके। वो हमें क्या कहते थे उगाने के लिए? वो ऐसी फसलें कहते थे जिनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनसे हम खुद भी खा नहीं सकते, जिनको हम सीधा उठा के खेत से खेत में ही बेच के आते थे। ठीक है, ऐसी खेती करते थे। बट पहले हम क्या करते थे? वो खेती करते थे जिससे हम खुद भी खा लेते थे, अपने रिश्तेदारों को यहाँ भी दे देते थे, और साथ ही साथ जो बचता था अपने पास बचा के रख लेते थे फ्यूचर के लिए, और बचा हुआ और उससे रेस्ट ऑफ बेच देते थे, जिससे हमारा खुद का घर भी अच्छा चलता था, हमारे रिश्तेदार भी हमसे बहुत खुश रहते थे, और हम खुद भी बहुत परिपूर्ण रहते थे, जिससे हमारे राज्य में भी सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। ठीक है। बट जब इन लोगों ने अपना शासन चलाना शुरू किया, तो वो सब चीजें बिल्कुल बंद करा दी। फिर उसके बाद नई आर्थिक नीति कब आई? जब फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसके बाद क्या किया हमने? नई एक आर्थिक नीति लेके आया है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें गवर्नमेंट ने इसको लाने के लिए, इसको क्यों लेके आया? क्योंकि जब हम युद्ध जीत गए, ठीक है, एक बार युद्ध हारे थे तो हम उनके गुलाम बन गए, एक बार हम युद्ध जीते तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास, हमारी अर्थव्यवस्था के पास अब इतना पैसा नहीं था, 1 और 2 दिन की भी वो सरवाइव कर पाए। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने नई आर्थिक नीति निकाली, जिसपे हमने 3 चीज की। LPG, जिसको इंग्लिश में कहते हैं LPG, और हिंदी में बोलते हैं इसको, देखो इंग्लिश में थोड़ा सा समझ लो, फिर हिंदी में भी समझाऊंगी। LPG कहा। LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपके LPG का मतलब क्या है आपके इसमें? ठीक है, इसमें होता है उदानीकरण। ठीक है, उदानीकरण है ना, उदानीकरण था, उदानीकरण है या उदारीकरण, सॉरी, क्योंकि मुझे ये इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद है। उदारीकरण, सॉरी, आप बुरा नहीं मानिएगा, वैसे मैंने खुद भी ये हिंदी से ही पढ़ा है, बट मेरी हैबिट जो है थोड़ा छूट गई है, इसीलिए मुझे अब थोड़ा सा याद करने में क्या होता है, दिक्कत होती है। इसलिए उदारीकरण है हमारा, जिसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं, और सेकंड है हमारा इसमें प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम निजीकरण बोलते हैं। ठीक है,
और थर्ड वन है हमारा ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, ये तीन चीजें थी हमारे इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं ये तीनों क्या है। ये तीन मेजर डिस्कशन इसके अंदर, तीन मेजर चीज आई, चेंजेस आए जब हम नई इकोनॉमी पॉलिसी लेके आए, जब हम नई आर्थिक नीति लेके आए। उदारीकरण का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे लाइसेंसेस, सारी जो रोक बंध थे वो सब हटा दिए गए। लोगों को कह दिया बाहर से आओ बेको और हम खरीदेंगे, और हमें भी कह दिया अब जाओ बाहर जाओ बेको अपनी चीजों को, बाहर के लोग भी खरीदेंगे। तो जितने भी लाइसेंस थे सब यहाँ रद्द कर दिए थे और नई चीजों का जैसे पहले के टाइम में क्या कर लिया था उन लोगों ने कहा था कि आप लोग बाहर बेचने नहीं जाएंगे, ना ही बाहर के लोगों को किसी को उनकी परमिशन के बिना अंदर नहीं आने देंगे। बट उदारीकरण चालू किया गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारी, इसमें हम बाहर जा भी सकते थे और आ भी सकते थे। पुराने सभी लाइसेंसेस को रद्द कर दिया था। ठीक है, निजीकरण, अब इन्होंने, गवर्नमेंट के पास तो पैसा था नहीं कि वो अपनी सरकार को चला सके, तो इन्होंने यहाँ पे निजीकरण शुरू किया। निजी कंपनियों को कहा कि आप आइए हमें खरीदिए, सरकारी कंपनियों को और कुछ पैसा दीजिए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे चला सके। फिर क्या था, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब वही यही वाला है सेम, कि यहाँ पे हमने दूसरों को परमिशन दे दी कि आप आइए हमें बेचिए ताकि हम, आपकी मुद्रा हमें मिल सके, हम ले सके, और हमें भी बोल दिया कि आप जाइए बाहर जाके भी व्यापार कीजिए। तो एलपीजी आया, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था अब यहाँ जो इतनी ज्यादा डाउन हो गई थी, जो चल ही नहीं पा रही थी, कि जिससे हम 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, हमारी जीडीपी इतनी गिर गई थी, अब वो यहाँ से चल सकती थी। तो इसीलिए नई आर्थिक नीति को लाया गया ताकि हम अपनी जीडीपी को बढ़ा सके, अपने रास्ते के अंदर क्या कर सके, खा सके पी सके, वरना भुखमरी से हमारे यहाँ के लोग मर सकते थे। ऐसी स्थिति वहां पे बन चुकी थी। अब इस पूरे टॉपिक के बारे में, जिसमें हमारी नई आर्थिक नीति थी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये क्या थी और उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है, होपफुली अगर इतना समझ में आया हो समराइज्ड वे में, तो लाइक शेयर करना ना भूले। सो स्टूडेंट, नई आर्थिक नीति 1991 के बारे में हमने समराइज वे में समझ लिया। अब मैं इसको डिटेल में लिख के इसलिए नहीं बता रही हूँ, वरना आप बोर होने लगेंगे और फिर सोचेंगे मैम तो पका रही हैं। तो पकाने वाली बात हटा देते हैं, अब खाने वाली बात करते हैं कि मोटा मोटा खा लो। क्या है खाने के लिए? उद्देश्य हैं, नई आर्थिक नीति के उद्देश्य हैं जो आपको खाने जरूरी हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार आर्थिक नीति को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, उनका मोटिव क्या था। तो 3 बेसिक मैंने मेजर लिख लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, भारतीय आर्थिक, रेड मार्कर नहीं लिया, ब्लैक लिया है, भारतीय आर्थिक व्यवस्था को वैश्वीकरण वैश्वीकरण को अपनाने के साथ साथ इसे बाजार के प्रचलन के अनुरूप बनाना, विच मीन्स कि इतना पीछे चला गया था ना हमारा देश कि सबके साथ सरवाइव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने वैश्वीकरण को चालू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण चालू कर दिया। क्योंकि अगर आप करेंगे, बाहर जाएंगे, निकलेंगे, जब देखेंगे बाहर क्या हो रहा है, कौन सी चीज की कितना मूल्य है, कौन सी चीज कितने में मिल रही है, यहाँ से हम कितने में बेच सकते हैं, वहां से हम कितने में ले रहे हैं, इन सब का आपको ज्ञान बढ़ेगा, तभी तो आप क्या कर पाओगे, अपने देश को आगे ले जा पाओगे। इसीलिए वैश्वीकरण क्या कर दिया था, बढ़ाने के लिए हमने नई आर्थिक नीति को हम लेके आए थे। उद्देश्य नंबर 1 समझ में आ गया? जी मैम। अब उद्देश्य नंबर 2 की बात करेंगे। उद्देश्य नंबर 2 क्या कहता है, मुद्रास्फीति की दर नीचे लाना। क्योंकि हमारी जो मुद्रास्फीति की दर क्या थी, बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, इसीलिए हम इसकी दर को नीचे लाने के लिए, तथा जो भुगतान, जो पेमेंट थी, जो बाजारों में लोगों की पेमेंट रुकी हुई थी, जो भुगतान रुके हुए थे, एक दूसरे पे जो उधार चढ़ा हुआ था, उन सबको कम करने के लिए ही हम नई आर्थिक क्या लेके आए, नीति लेके आए, ताकि चीजें बैलेंस में आने लगे, संतुलन बनने लगे, ऊपर नीचे ना जाए, और सब चीजें वापस से कांस्टेंट हो जाएं, ठीक से चलें, कंटिन्यूअस तरीके से चलें, किसी भी चीज का क्या, कोई भी बुरा प्रभाव ना हो। इसीलिए हम क्या लेके आए, अपने नई आर्थिक नीति लेके आए। फिर क्या था, प्रतिबंधों को हटाकर माल सेवा पूर्ति को बढ़ाना। मतलब उन्होंने जितने भी प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा दिए थे ना, वहां उन लोगों ने, उन सभी प्रतिबंधों को हमें यहाँ हटाना था, हमने हटा दिया। क्योंकि अब हम यहाँ पे अपना राज चलेगा, इन्होंने कह दिया अब उनकी सरकार चलेगी, अब हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो प्रतिबंधों को हटा के इन्होंने क्या किया, जितनी माल की कमी आ रही थी, जितनी सर्विस की कमी होती, उन सबकी पूर्ति को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ाना शुरू करने के लिए ही नई आर्थिक नीति ये लोग लेके आए थे। अब हम जानेंगे कि उदारीकरण क्या होता है, विशेषीकरण क्या होता है और निजीकरण क्या होता है। इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब। ओके, सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे उदारीकरण होता क्या है। उदारीकरण यानी कि उदारीकरण यानी कि
क्या था उदारीकरण का मतलब? लिबरलाइजेशन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन और उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन उदारीकरण का मतलब देखिए समझते हैं क्या होता है। ये है 1991 में लाया गया था में भारतीय कंपनियों व उद्योगों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कराने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था उदारीकरण? ताकि हम भारतीय कंपनियों को और जितनी फैक्ट्रियां थी उन सबको जितने भी बेकार के प्रतिबंध उन पे लगाए गए थे, अनावश्यक मतलब जिनकी कोई जरूरत थी नहीं लगाने की, फिर भी उन लोगों ने लगाए हुए थे सारे प्रतिबंध, उन सबसे मुक्त करने के लिए क्या लगाया गया, क्या किया गया? उदारीकरण किया गया। जिससे लाइसेंस, हाँ अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे लाइसेंस, कोटा और कई अधिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए इसको लाया गया। इसमें इन लोगों ने फिर उदारीकरण में क्या किया? जितने लाइसेंस थे वो रद्द कर दिए गए, जितने भी पुराने लाइसेंस थे उनको रद्द कर दिया, जितना कोटा लगा हुआ था उनको रद्द कर दिया, और इतने अधिक प्रतिबंध उन लोगों ने खुद से लगाए हुए थे उन सबको क्या किया? हटा दिया हमने उदारीकरण के अंदर, कि लो अब हम आपको आज़ाद करते हैं। वो खुद तो आज़ाद हुए थे, उन्होंने बाकी कंपनियों को भी आज़ाद कर दिया था कि जाओ खाओ खेलो बढ़ो, अब ग्रो करो, अब आप लोग बहुत बंधन में रह गए हैं, अब इस बंधन से मुक्त हो गए हैं, करिए। ठीक है, तो अब जब ये उदारीकरण किया गया था तो इसके करने में क्या क्या चीज़ों को चेंजेस आए थे? कुछ को छोड़कर लाइसेंसों का उन्मूलन किया, यानी कि पुरानी लाइसेंसों को सबको रद्द कर दिया गया, कुछ लाइसेंसों को जो लगा कि जरूरी है उनको फिर न्यू कर दिया गया, बाकी सबको चेंज कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या है? आयात निर्यात में भी उदारीकरण कर दिया गया, कि आयात के लिए भी कह दिया कि जाओ और निर्यात के लिए भी कह दिया आओ। मैं आयात निर्यात दोनों के लिए उन्होंने क्या कर दिया? उदारीकरण कर दिया। तो ये था उदारीकरण का मतलब। उदारीकरण का मतलब लाइसेंसों को रद्द करके नई नई चीजों बताना, नई नई चीजों को अलाउ करना और सारे प्रतिबंध को हटा देना ही उदारीकरण होता है। तो उदारीकरण का जब भी नाम आएगा तो समझिएगा पुराने लाइसेंस रद्द कर दिए और पुराने प्रतिबंध को हटा दिया, फ्री कर दिया, फील फ्री लोगों ने फील करा दिया इन लोगों को। फिर क्या था हमारा? थर्ड वन इज निजीकरण। निजीकरण जानते हैं क्या होता है? सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे निजीकरण के बारे में। तो निजीकरण का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन या फिर निजीकरण, निजी से समझते हैं ना अपना, प्राइवेट, उसी को कहते हैं निजीकरण। ठीक है, निजीकरण क्या था इसमें? जैसे हमने लिबरलाइजेशन किया था, यानी कि लिबरलाइजेशन जैसे किया था ऐसे ही निजीकरण किया था। ठीक है, उदारीकरण की तरह ही निजीकरण था, बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? निजीकरण में अब हमारे पास, सरकार के पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो अपने जीडीपी को चला सके, अपनी जनसंख्याओं को कंट्रोल कर सके। तो उन्होंने क्या किया? प्राइवेट कंपनियों को कहा, निजी कंपनियों को कहा कि आप हमारी सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट कंपनियां खरीद लीजिए और आप अब इन्हें चलाइए। इसीलिए इसमें निजीकरण को क्या दिया इन्होंने? निजीकरण को सपोर्ट किया ताकि वो आगे बढ़ सके। तो निजीकरण का मतलब क्या था? निजीकरण का निर्माण निजी क्षेत्र, निजीकरण का निर्माण इन्होंने किस लिए किया था? ताकि वो निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए, निजी क्षेत्र को बढ़ा सके, यानी कि प्राइवेट लोग होंगे तो उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपना पैसा होगा, ताकि वो गवर्नमेंट की चीजों को चला सके। निजी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए और सार्वजनिक भूमिका को कम करने के लिए इन्होंने निजीकरण का क्या किया? शुरुआत की। यानी कि इन्होंने कहा कि आप सरकारी गवर्नमेंट कंपनी को खरीद लो। देखो साधारण भाषा में समझते निजीकरण क्या होता है, कि इन्होंने प्राइवेट कंपनी से कहा कि अब आप सारी गवर्नमेंट की कंपनियां खरीद लीजिए और आप ही उन्हें चलाइए, क्योंकि अब हमारे पास तो एक रत्ती बचा नहीं है इसको चलाने के लिए। तो अब इसमें सभी प्राइवेट कंपनियों ने क्या करा? गवर्नमेंट कंपनियों को परचेज कर लिया और फिर उन्होंने इसको कंट्रोल किया। तो इसमें उन्होंने कौन कौन से तथ्य लिए थे? निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यम का हस्तांतरण करने, कि निजी क्षेत्र ने यानी कि प्राइवेट कंपनियों ने सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट कंपनियों का उद्यम हस्तांतरण दिए थे, यानी कि उन सब कंपनियों को अपने अंडर ले लिया था, गवर्नमेंट को पैसा दे दिया था और खुद उसको खरीद लिया था, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का क्रय कर लिया था। यही कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां थी, गवर्नमेंट उद्योग थे, उन सबको उन लोगों ने खरीद लिया था। इसी को कहा गया निजीकरण। समझ में आ गया निजीकरण क्या था? कि सरकार की चीज को खरीद के सरकार को पैसा दे दिया और उसको अपने अंदर ले लिया, वो सरकार की चीज नहीं रही, अब वो प्राइवेट चीज हो गई, गवर्नमेंट नहीं रही। ठीक है, ये था हमारा निजीकरण। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण क्या होता है हमारा। सो स्टूडेंट्स, अब जानेंगे वैश्वीकरण के बारे में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो क्या था हमारा वैश्वीकरण? वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्था को के एकीकरण के
देखिए क्या कहा गया इसमें, दुनिया को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के लिए वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि गवर्नमेंट ने वैश्वीकरण क्यों किया, ताकि वो दुनिया में जितने भी ये लोग हैं, यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं, सबको एक साथ मिला सके। इसीलिए भारत ने 1991 में वैश्वीकरण किया। यानी कि यहाँ पे इन्होंने सन 1991 में भारत सरकार ने आयात, टैरिफ, प्रतिबंध, लाइसेंस सबको हटा दिया और नई नीति को अपनाया। विच मीन्स कि वैश्वीकरण में क्या किया सरकार ने जितने भी टैरिफ बैरियर होते हैं, जितने भी टैरिफ बैरियर जानते हैं आप लोग क्या होते हैं, जैसे कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पे हमारे पास क्या लगा होता है, हमारे पास टैरिफ लगाया गया होता है कि अगर आप बाहर से कुछ मंगाएंगे तो आपको उसका पे करना पड़ेगा चार्ज, ठीक है, क्योंकि हम हमारी करेंसी यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। तो इसीलिए जो आयात के टैरिफ बैरियर थे उन सबको उन्होंने हटा दिया और कहा कि आप पूरी मार्केट को एक साथ कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री सबको लाके इकट्ठा कर ले, एकीकरण कर ले उनका। इसीलिए उन्होंने वैश्वीकरण किया और साथ ही साथ आयात शुल्क में कमी कर दी और टैरिफ संरचना की युक्तिकरण किया। यानी कि टैरिफ का भी उन्होंने क्या किया, निर्माण किया कि अब हम कम टैरिफ रखेंगे या फिर टैरिफ हटा देंगे अपने किसके साथ, अपने मित्र विश्व के साथ या अपने मित्र दुनिया के लोग जितने हैं उन सब के साथ उन्होंने टैरिफ की संरचना का युक्तिकरण कर दिया। तो समझ में आया वैश्वीकरण क्या था, कि इसमें हमने ग्लोबलाइजेशन किया, सभी की मार्केट को एक साथ किया और 1991 में भारत सरकार ने जितने भी आयात के टैरिफ थे उन सब प्रतिबंधों को हटा दिया और इस नई नीति को अपनाया। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो कहेंगे हम विमुद्रीकरण। अब उसके बारे में जानते हैं विमुद्रीकरण क्या होता है। सो स्टूडेंट, ये है हमारे व्यवसायिक पर्यावरण का लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देंगे आपको इसमें 1 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन के यहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है। तो क्या होता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। विमुद्री, वी का मतलब नहीं और मुद्री का मतलब मुद्रा और करण मतलब उसका निर्माण। तो विमुद्रीकरण क्या होता है, जब सरकार पुरानी मुद्रा को बंद कर देती है, ठीक है, और नई मुद्रा की घोषणा, नई मुद्रा को लागू करने की घोषणा कर देती है, उसी को हम डिमोनेटाइजेशन और विमुद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम विमुद्रीकरण को डिमोनेटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे डिमोनेटाइजेशन सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये क्या होता है, और बहुत से बच्चे विमुद्रीकरण कर सुन के घबरा जाते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों ही लैंग्वेज में बता दिया है कि विमुद्रीकरण और डिमोनेटाइजेशन दोनों एक ही होता है, जिसको हम अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं, नोटबंदी बोलते हैं। बहुत बार आपने पहले भी सुना है, 2016 में हुई थी, अभी रिसेंटली हमारे हाल फिलहाल में नोटबंदी जिसे कहते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट हमारी करंट करेंसी को क्या करती है, बंद कर देती है कि अब हम इसका यूज नहीं करेंगे, और नई करेंसी को क्या कर देती है, अप्लाई कर देती है, एप्लीकेबल कर देती है कि अब हम इस नई करेंसी का, नए नोट का, नए सिक्के का यूज करेंगे। उसी को हम बोलते हैं विमुद्रीकरण या फिर डिमोनेटाइजेशन। ऐसा सरकार किस लिए करती है, ताकि लोगों के पास कितना काला धन है, कितना ब्लैक मनी है उसका पता लग सके, और साथ ही साथ हमारे जो सर गवर्नमेंट है उनमें होने वाले जितने भी ब्लैक मनी के काम होते हैं उन सबको बंद करा जा सके। ये आज से पहले 4 बार हमारे भारत में हो चुका है विमुद्रीकरण, और रिसेंट वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो कब हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है। तो ये था विमुद्रीकरण, जिसमें हम क्या करते हैं, पुरानी करेंसी को बंद कर देते हैं और नई करेंसी को शुरू करते हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही। अब हमारी क्लास खत्म होती है, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर क्लास, बाय बाय।